Hello friends, welcome to my channel Medical Study Point. I hope you all are doing well. आज का मेरा टॉपिक है हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम. ये ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी का टॉपिक है. इस टॉपिक को मैंने बहुत ही इजी एंड सिंपल वे से एक्सप्लेन किया है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट, हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम होता क्या है? हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नॉर्मली क्या होता है कि जो मदर्स हैं, मीन्स जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनमें क्या होता है कि वॉमिटिंग इज़ नॉर्मल, नोजिया एंड वॉमिटिंग मोस्टली होती है. बट जब वो एक्सेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग कि वो मदर की हेल्थ को अफेक्ट करे और उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी इंटरप्ट करे, तब हम उसको बोलते हैं हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम. हाइपर मीन्स होता है एक्सेसिव, इमेसिस मीन्स होता है वॉमिटिंग एंड ग्रेविडेरम मीन्स होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. वैसे जो नॉर्मल वॉमिटिंग होती है उसको बोलते हैं इमेसिस ग्रेविडेरम, मीन्स वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम इज एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. दिस इज अ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी एंड हैज़ गॉट डिलेटीरियस इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द मदर एंड इनकेपेसिटेट्स हर इन डे टू डे एक्टिविटीज़. एक सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग है ये, जिससे मदर की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है और उसकी वो डे टू डे एक्टिविटीज़ भी इंटरप्ट होती हैं. इसको बोलते हैं HG, हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम. जो नॉर्मल वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी की, उसको बोलते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, NVP. दिस इज हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम. ये एक्सेसिव वॉमिटिंग है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं इंसिडेंस. इंसिडेंस में क्या आता है कि कितने केसेस नॉर्मली होते हैं इसके हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम के? लेस देन 1 in 1000 प्रेगनेंसीज. अब इसके केसेस बहुत ज़्यादा रेयर देखने को मिलते हैं. इसकी कुछ वजह है. फर्स्ट, इसका जो रीज़न है वो ये है कि आजकल क्या है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. मदर जो है एंटी एजुकेटेड हैं. एजुकेशन होने के कारण मदर अर्ली विजिट कर लेती है हॉस्पिटल में या फिर एंटी नेटल क्लिनिक में. जल्दी चेकअप होने की वजह से, ग्रेटर फैसिलिटी होने की वजह से HG, हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम के केसेस अब कम देखने को मिलते हैं. सेकेंड रीज़न इसका ये है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग्स आ गए हैं. इफेक्टिव मेडिसिन, एंटीमेटिक मेडिसिन जो कि वॉमिटिंग को कंट्रोल करते हैं, वो भी आ गए हैं. एंड थर्ड रीज़न इसका ये है, बेटर एजुकेशन के कारण बेटर फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं. मदर को पता है कि उसको फैमिली प्लानिंग मेथड्स फॉलो करने हैं, उसे अनप्लैंड प्रेगनेंसीज नहीं हैं, प्लान्ड प्रेगनेंसीज हैं. इसकी वजह से भी हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम के केसेस अब कम हो गए हैं, लेस देन 1 in 1000 प्रेगनेंसी. नेक्स्ट है कोजेज या इटियोलॉजी भी इसको बोलते हैं. इसके कोजेज और इटियोलॉजी जो है थ्योरीज बेस्ड हैं. फर्स्ट इसका है हॉर्मोनल थ्योरी में क्या है, जो हॉर्मोन्स हैं HCG एंड प्रोजेस्टेरोन, ये प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स हैं. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनका रिलीज होता है. HCG ह्यूमन कोरियोनिक गनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है, ये अर्ली प्रेगनेंसी में इसका लेवल बहुत ज़्यादा राइज रहता है. प्रोजेस्टेरोन भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिक्रीट होता है ये हार्मोन. इनका लेवल एलिवेट, मतलब राइज बढ़ने के कारण, और स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम होता है. जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है, ये अर्ली प्रेगनेंसी में सिक्रीट होता है. कोरियोनिक, जो कि कोरियोन हमारा प्लेसेंटा का पार्ट है, वहाँ से सिक्रीट होता है. एंड मोस्टली नॉर्मल प्रेगनेंसी में इसका लेवल मोस्टली सही रहता है, बट समटाइम्स इसके कुछ रीजंस है राइज होने के, जैसे कि हाइडेटेड फॉर्म मोल एक तरह का ट्यूमर होता है प्लेसेंटा का, आउटग्रोथ होती है प्लेसेंटा की. ये एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन के कारण होता है. हाइडेटेड फॉर्म मोल में HCG का लेवल बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है. या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी, एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज हैं अंदर, बेबीज़ हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो भी HCG का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है. इन केसेस में भी हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन. जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये भी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ही सिक्रीट होता है. प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है. अदर देन दिस, इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्फिंक्चर्स हैं, जैसे कि कार्डियक स्फिंक्चर हैं, ये सब रिलैक्स हो जाते हैं. मोस्टली स्फिंक्चर रिलैक्स हो जाते हैं. और जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो भी स्लो हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है प्रोजेस्टेरोन की वजह से. अगर कार्डियक स्फिंक्चर रिलैक्स हो गया तो क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो दोबारा बैकफ्लो होगा, जिससे वॉमिटिंग
की सेंसेशन ज़्यादा आती है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, जिससे क्या है फूड आगे पास नहीं हो पाता और फूड वहीं रिटेन रहता है। सो ये कुछ रीजंस है हॉर्मोन्स की वजह से जिसके कारण हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक थ्योरी में क्या आता है, ये न्यूरोजेनिक है, मीन्स हमारे माइंड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, इट प्रोबेबली एग्रावेट्स नोजिया वंस इट बिगिंस। सो एक्सेस परसेप्शन ऑफ सेंसेशन बाय द मदर। एक बार नोजिया मदर को स्टार्ट हुआ, उसका मदर को ऐसे सेंसेशन हुई कि उसको नोजिया हो रहा है, तो वो उसके माइंड में वो बार बार ऐसे सोचेगी कि मुझे नोजिया हो रहा है। सो उससे क्या होता है, एक्सेसिव परसेप्शन वो कर रही है, ज़्यादा सोच रही है उसके बारे में। सो ये चीज़ बढ़ जाती है, इसलिए फिर नोजिया वॉमिटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, देन एक्सेसिव वॉमिटिंग मदर को होती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे मदर को अगर ऐसा फील हो तो उसको घुमाओ फिराओ, थोड़ा सा जैसे होम इन्वायरमेंट से बाहर लेकर जाओ, थोड़ा सा घूमने से, माइंड डाइवर्ट होने से ये मोस्टली सबसाइड हो जाते हैं, ये सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है डाइटिक डेफिशिएंसी। डाइट में कुछ डेफिशिएंसी है, जैसे कि वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, स्पेशली वाइटामिन B6, वाइटामिन B1 या फिर लो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स। मदर जो है फूड प्रॉपर नहीं ले पा रही है, कार्बोहाइड्रेट कम कंज्यूम कर रही है या प्रोटीन्स कम कंज्यूम कर रही है, वाइटामिन B स्पेशली कम कंज्यूम कर रही है, तो भी हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, सो उसकी वजह से भी हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम होता है। सो हमने क्या क्या कोजेज पढ़े हैं। फर्स्ट है इंक्रीज लेवल ऑफ HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, एक्सेसिव प्रोजेस्टेरोन लेवल, न्यूरोजेनिक कोजेज, डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन B1, B6 एंड लो कार्बोहाइड्रेट। सो ये इसके मेन कोजेज है हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम के। देन कुछ फैक्ट्स हैं हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम के, जैसे कि ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में कॉमन होता है और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और मेनली अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर को ऐसा फील हुआ है, हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम हुआ है, सो चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में भी मदर को होगा। नेक्स्ट है ऑल्सो सीन इन मल्टीपल प्रेगनेंसीज। मल्टीपल प्रेगनेंसी में इसलिए ये देखा जाता है क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी में HCG का लेवल ज़्यादा राइज होता है, इसलिए HG हमें देखने को मिलता है। अकर्स इन मदर हैविंग फैमिलियल हिस्ट्री, अगर मदर की फैमिलियल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि उसकी मदर को है या सिस्टर में है, सो जेनेटिक भी होता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है। मोर कॉमन इन हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, सो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल में अगेन HCG का लेवल राइज होता है, इसलिए ये कंडीशन देखने को मिलती है। मोर कॉमन इन अनप्लान प्रेगनेंसीज, सो अगर अनप्लान प्रेगनेंसी है, आप प्रॉपर गैप नहीं दे रहे, फैमिली प्लानिंग मेथड्स नहीं आप यूज़ कर रहे हैं, सो अनप्लान प्रेगनेंसीज में भी HG के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन बॉडी ड्यू टू HG, या फिर इसको पैथोफिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम से। सो फर्स्ट चेंजेस जो है बायोकेमिकल हैं। बायोकेमिकल चेंजेस क्या आते हैं बॉडी में, एक्सेसिव वॉमिटिंग, ज़्यादा वॉमिटिंग से क्या होता है, बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट्स लॉस हो जाते हैं। सो लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट से क्या होगा, हमारे सॉल्ट्स का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा। फॉल इन लेवल्स ऑफ सॉल्ट्स कौन से हैं, प्लाज्मा सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड्स, इनका लेवल फॉल हो जाएगा। सो क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकेलीमिया एंड हाइपोक्लोरिडीमिया। ओके, सो इससे क्या होगा, इन तीनों सॉल्ट्स का लेवल कम हो गया, सो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, फर्स्ट इसका ये चेंजेस आएगा बायोकेमिकल। देन एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो गई, सॉल्ट्स बॉडी से लॉस हो गए। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हुआ, लीवर में डिसफंक्शन हुआ, हेपेटिक डिसफंक्शन हुआ, जिससे क्या हुआ कि एसिडोसिस, एसिड्स का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो गया, ब्लड में एसिडोसिस होगा, कीटोसिस, कीटोन बॉडीज़ की एक्यूमुलेशन हो गई बॉडी में। क्यों हुई, क्योंकि एक तो डिहाइड्रेशन है, फूड प्रॉपर से नहीं ले रही है मदर, सो कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएंगी एंड यूरिक एसिड का लेवल राइज होगा। हिपैटिक डिसफंक्शन से क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, जो ग्लूकोज है ब्लड में उसका लेवल कम हो गया क्योंकि मदर बार बार वॉमिटिंग कर रही है, फूड भी नहीं ले रही ढंग से, सो ग्लूकोज का लेवल ऑब्वियसली फॉल हो जाएगा बॉडी में। हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन का लेवल फॉल हो गया। हाइपोविटामिनोसिस, विटामिन सारे लॉस्ट हो गए बॉडी से, सो इसे हिपैटिक डिसफंक्शन होगा। एसिडोसिस, कीटोसिस एंड राइज इन यूरिक एसिड।
नेक्स्ट है मेटाबॉलिक चेंजेस। मेटाबॉलिक चेंजेस में वॉमिटिंग हुई एक्सेसिव, लॉस ऑफ एपेटाइट, बार बार वॉमिटिंग हो रही है, भूख नहीं लग रही, एपेटाइट लॉस हो गई। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड, फूड ले नहीं पाएगी मदर क्योंकि बार बार एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है। लो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट फूड नहीं ले रही तो कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल है वो लो हो गया, इनटेक लो है, जिससे क्या होगा, ग्लाइकोजन डिप्लीशन। अब बॉडी में कुछ जा नहीं रहा है, सो जो ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है बॉडी उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देगी, तो जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो उसकी लो होगा, ग्लाइकोजन लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यूज़ ऑफ फैट रिजर्व, सो जो फैट रिजर्व हैं, ग्लाइकोजन रिजर्व्स हैं, वो बॉडी उनको यूज़ करेगी क्योंकि बाहर से कुछ भी नहीं ले रही, सो जो अंदर स्टोर है ग्लूकोज और फैट उसको यूज़ करना बॉडी स्टार्ट कर देगी। देन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी फैट की। सो अब जब फैट की ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही तो क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या है, कीटोन बॉडीज रिलीज होंगी बॉडी में। सो ब्लड में कीटोन बॉडीज ज़्यादा रिलीज होगी, सो क्या एक कंडीशन बन जाएगी, कीटोएसिडोसिस। सो कीटोन बॉडीज़ जो है एक बैड प्रोडक्ट है बॉडी का जो कि एक्सेसिव रिलीज़ होगा जब तो कीटोएसिडोसिस कंडीशन बॉडी में बन जाती है, जो कि एक तरह का टॉक्सिन है बॉडी में। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी चेंजेस। अब ब्लड में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वॉमिटिंग हुई, लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स हुए, सो हीमो कंसनट्रेशन, अब ब्लड बॉडी से क्या हुआ, वाटर लॉस हुआ है, मीन्स डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। सो इससे क्या होगा, हीमो कंसनट्रेशन, मतलब जो हमारा ब्लड है वो ज़्यादा विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्लाज्मा लेवल लो हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा क्या है, एक वाटर कंटेंट है, वाटर ही नहीं रहेगा बॉडी में। सो ब्लड जो है विस्कस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन की परसेंटेज बढ़ जाएगी बॉडी में, आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा, हीमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाएगा। हीमेटोक्रिट मतलब प्लाज्मा तो कम हो गया ब्लड में और जो ब्लड कॉम्पोनेंट्स है उसका लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। सो ये थे चेंजेस क्या आएंगे बॉडी में। अब है साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम शो होते हैं। सो 4th and 6th वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर ये सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स 1 वीक अराउंड 1 मंथ के बाद सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। पीक बाय 8 to 12 वीक्स। सो 2nd और 3rd मंथ पे क्या होता है, इसका पीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिम्टम शो होते हैं, एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, एंड रिजॉल्व बाय 3rd और 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सो मोस्टली केसेस में क्या होता है, 3rd और 4th मंथ पे ये अपने आप ठीक हो जाते हैं सिम्टम्स। सो हमने पहले भी पढ़ा था, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही नॉर्मली सिम्टम देखे जाते हैं। अब सीवियर केसेस में क्या होता है, ओलिग्यूरिया। अब एक्सेसिव वॉमिटिंग से क्या हुआ, वाटर लॉस हो गया बॉडी में से, सो ओलिग्यूरिया की कंडीशन हो गई, मीन्स जो यूरिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और इतना ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है कि बिल्कुल ही बंद हो जाए यूरिन आना, बहुत ही कम हो जाए, सो उसको ओलिग्यूरिया की कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट है एपिगैस्ट्रिक पेन, बार बार वॉमिटिंग से क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होने लग जाएगा एपिगैस्ट्रिक रीजन में। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहेगी। फीचर्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस इंक्लूड। अब डिहाइड्रेशन और कीटोएसिडोसिस के क्या सिम्टम है, ड्राई कोटेड टंग, जो टंग है वो ड्राई कोटेड रहेगी, संकन आइज जो है सुकड़ी हुई दिखेंगी, एसीटोन स्मेल इन ब्रीथ, जो हमारा सांस है, ब्रेथ है, उसमें से एसीटोन स्मेल आएगी। टेकिकार्डिया, जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली हाई चली जाएगी। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो होगा। पायरेक्सिया, बुखार भी हो सकता है। निस्टैग्मस होता है इनवॉल्यूंटरी आई मूवमेंट, आई की इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होने लग जाती है जो कि इंसान के बस में नहीं रहती, मदर के अपने आप से आई मूवमेंट होती है इनवॉल्यूंटरी, उसको बोलते हैं निस्टैग्मस। ये मे बी बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स जो एक्यूमुलेट हुए हैं, डिहाइड्रेशन हो गई बॉडी में, सो ये सारे उन डिहाइड्रेशन और कीटोएसिडोसिस के सिम्टम्स हैं। अपीयरेंस ऑफ पाल्सीज एंड जॉन्डिस इज अ लेट फीचर, हो सकता है कि टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं जब बॉडी में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में। सो पाल्सी एक कंडीशन है जिसमें पैरालिसिस हो जाती है बॉडी की और साथ में ट्रेमर्स, मतलब कि इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट और सडन मूवमेंट होने लग जाती है बॉडी की, उसको बोलते हैं पाल्सीज। एंड जॉन्डिस इज अ लेट फीचर, लीवर डिसफंक्शन है इसलिए जॉन्डिस भी एक लेट फीचर हो सकता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन, वो थे सिम्टम्स, अब कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं कि सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, सीवियर
प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। फर्स्ट है न्यूरोलॉजिक, जो कि माइंड से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट आता है वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। सो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी एक लेट कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है कि जो विटामिन B1 है, स्पेशली विटामिन B1, थायमिन जो विटामिन है, इसकी डेफिशिएंसी से ये होता है और ब्रेन में लीजन्स हो जाते हैं। इसमें स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लीजन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से निस्टैग्मस, जो कि हमने पहले पढ़ा, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ आई, अटैक्सिया यानी लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे कि चलना फिरने, गेट जो होता है हमारा चलना फिरना, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगी। सो ऐसे ऐसे सिम्टम्स इसमें शो होते हैं और कन्फ्यूजन भी शो होती है। सो इसको बोलते हैं वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, ब्रेन में लेजन की होने की वजह से ये होता है। नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफ्रीज हमारे होते हैं जैसे कि हैंड्स, आर्म्स एंड लेग्स। जो हमारी पेरिफ्रीज हैं उनकी जो नर्व्स हैं वो नंब हो जाती हैं, सुन्न हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस। ये सब इस वजह से होता है क्योंकि कीटोएसिडोसिस की कंडीशन हो गई, बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। नेक्स्ट है कोर्साकॉफ्स साइकोसिस। कोर्साकॉफ साइकोसिस वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी की ही लेट कंडीशन है। इसमें और ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, बिहेवियल चेंजेस आते हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नेक्स्ट है ईसोफेजियल टीयर। ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग करने से क्या होता है, हमारे जो ईसोफेगस है उसमें टीयर आ जाते हैं, रप्चर हो जाती है, स्ट्रेस अल्सर हो जाते हैं, स्टमक में जख्म हो जाते हैं एक्सेसिव वॉमिटिंग बार बार करने से। नेक्स्ट जॉन्टिस, लीवर डिसफंक्शन की वजह से बिलीरुबिन लेवल राइज हो सकता है, जिसकी वजह से जॉन्टिस भी एक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। अब क्या क्या टेस्ट हम करेंगे इसके लिए, सबसे पहले यूरिन एनालिसिस, यूरिन की जांच करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जब यूरिन की स्मॉल क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी, मीन्स ओलिग्यूरिया होगा या डिसयूरिया होगा, सो हम पता लगा सकते हैं कि मदर को हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम है, ज़्यादा वाटर लॉस हो गया है। डार्क कलर का यूरिन होगा, एसीटोन प्रेजेंस होंगे उसमें, क्योंकि कीटोएसिडोसिस की कंडीशन है, सो यूरिन में एसीटोन प्रेजेंट हो सकता है विद डिमिनिश क्लोराइड। हाइपोक्लोरिमिक यूरिन होगा, क्लोराइड का जो लेवल है उसमें लो हो जाएगा, हाइपोक्लोरिडीमिया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस। हाइपोकैलीमिया मीन्स पोटेशियम का लेवल लो होगा, हाइपोनेट्रीमिया सोडियम का लेवल लो होगा, हाइपोक्लोरेमिक क्लोराइड्स का लेवल लो हो जाएगा ब्लड में। सो ये कंडीशन है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस होगी। सो ये ब्लड में ये लेवल देखने को मिल जाएंगे, लो लेवल इन सब का। नेक्स्ट है लीवर डिसफंक्शन, माइल्डली एलिवेटेड लीवर एंजाइम। लीवर डिसफंक्शन की वजह से क्या होगा कि जो लीवर एंजाइम है SGOT, SGPT, इनका लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा, सीरम बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। आई एग्जामिनेशन, ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन करेंगे, हमने पहले ही पढ़ा, सनकन आइज देखने को मिलती हैं इसमें। और मोस्टली केसेस में क्या होता है, जब ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो रेटिना हमारी आई में प्रेजेंट होता है वो भी रप्चर हो सकता है, जिसको बोलते हैं रेटिनल हैमरेज या रेटिनल रप्चर हो सकता है। देन है ECG हम इसलिए करेंगे क्योंकि पोटेशियम का लेवल लो हो रहा है, सो ECG में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, टैकीकार्डिया हो सकता है, सो ये हम इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करेंगे। लास्ट है मैनेजमेंट। इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू कंट्रोल वॉमिटिंग। सबसे पहले हमें वॉमिटिंग को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है टू करेक्ट द फ्लूइड्स, जो बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गया है उसको करेक्ट करना है, इलेक्ट्रोलाइट को करेक्ट करना है, और जो भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस बॉडी में आई है उसको करेक्ट करना है। थर्ड है टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट एट द अर्लीस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, ट्रीट देम इफेक्टिवली। हमें कोशिश करनी है कि अर्ली, सबसे जितना जल्दी हो सके कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करें। सो फ्लूइड कैसे करेक्ट करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन होगी फर्स्ट, हॉस्पिटल में फ्लूइड देंगे, ओरल फीडिंग विद हेल्ड कर देंगे 24 घंटे, पहले 24 घंटे हम ओरली कुछ भी नहीं देंगे मुंह से, इसमें हम सिर्फ फ्लूइड देंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे, मीन्स IV इंट्रावेनस रूट के थ्रू हम फ्लूइड देंगे। सो ड्रिप मेथड इसमें हम फॉलो करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 3 लीटर फ्लूइड जाएगा। हाफ इज़ 5% डेक्सट्रोज, सो हाफ फ्लूइड जो होगा वो डेक्सट्रोज होगा 5% डेक्सट्रोज हाफ होगा, और हाफ क्या होगा, रिंगर सॉल्यूशन। अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 5% डेक्सट्रोज का तब ऐड करेंगे इक्वल टू अमाउंट ऑफ यूरिन एंड वॉमिटर्स इन 24 आवर। तो जितना अमाउंट 24 घंटे में यूरिन और वॉमिट का हुआ है उतना ही हम एक्स्ट्रा 5% डेक्सट्रोज ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मेथड, जिसमें हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं, मेडिसिन का। इसमें फर्स्ट आते हैं एंटीमेटिक ड्रग्स। एंटीमेटिक ड्रग्स वो होते हैं जो कि वॉमिटिंग को कंट्रोल करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है प्रोमेथाजिन, जिसको फेनार्गन बोलते हैं, 25 mg देंगे। प्रोक्लोरपैराजिन, जिसको स्टेमेटिल बोलते हैं, मोस्टली यूज़ होती है 5 mg, या फिर
ट्राइफ्लूप्रोमाजिन जिसको सीक्विल 10 mg में भी एडमिनिस्टर हम कर सकते हैं ट्वाइस और थ्राइस डेली इंट्रामस्कुलरली। नेक्स्ट ड्रग है मेटोक्लोप्रामाइड जो कि एंटीमेटिक ड्रग ही है। नेक्स्ट है हाइड्रोकॉर्टिसोन जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, 100 mg IV हम देंगे इन द ड्रिप। ये मोस्टली जैसे हाइपोटेंशन के केस है, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है तो हाइड्रोकॉर्टिसोन हम एडवाइस करते हैं। और इन इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग और प्रेडनिसोलोन इज ऑल्सो यूज इन सीवियर केसेस। सो जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन हम साथ में दे सकते हैं। न्यूट्रिशन सपोर्ट हम ज़रूर देंगे क्योंकि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, विटामिन B1 न्यूट्रिशन के थ्रू देंगे, सप्लीमेंटली देंगे विटामिन B6, विटामिन B12 एंड विटामिन C। नेक्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड जिसमें हम जिंजर अदरक का यूज़ कर सकते हैं, क्लोव्स जो कि लौंग होती है या फिर सौंफ, ये सब घरेलू उपाय हैं, ये वैसे लाभदायक भी हैं। एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारी रिस्ट जो कि कलाई है उसके अंदर वाली साइड पर आप डायग्राम में दे सकते हैं एक P6 पॉइंट होता है जिसको नेगुअन पॉइंट बोलते हैं, इसको प्रेस करने से भी नोज़िया में रिलीफ मिलता है। स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील खाएं, एकदम से ज़्यादा खाना नहीं खाना, थोड़ी थोड़ी देर बाद स्मॉल मील्स लेनी है जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट हो और फैट कम हो। अवॉइड फूड कंटेनिंग, ऐसे फूड को अवॉइड करेंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑडर हो, ज़्यादा स्मेल वाले हों या फिर बहुत ज़्यादा मीठे बेवरेजेस या फूड को हम अवॉइड करेंगे। विटामिन स्पेशली B कॉम्प्लेक्स लेंगे, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। आई होप ये आपको समझ आ गई हो एंड प्लीज़ अगर ये आपको ये वीडियो ईजिली समझ आई हो सो like, subscribe and share my channel and please do support women empowerment. Thank you for watching.